अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 7 में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो और वो जो रिस्पॉन्स है वो वापस ब्राउज़र के अंदर हम सेंड कर सकते हैं, या जिसने भी रिक्वेस्ट सेंड की है उसको प्रॉपर एक रिस्पॉन्स किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो रिमेनिंग पार्ट था रिक्वेस्ट वाले सेक्शन का, उसको भी आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम किस तरीके से फ़ाइल्स को जो है वो हैंडल करते हैं रिक्वेस्ट के थ्रू, कैसे फ़ाइल्स को अपलोड करते हैं, कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनको रीनेम करते हैं। तो ये भी आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो होपफुली आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिक्वेस्ट के वाले सेक्शन में हमारे पास क्या चीज़ रह गई थी। तो द बेसिक्स में रिक्वेस्ट के अंदर हम गिराएँ तो यहाँ पर फाइल्स का सेक्शन था, हाउ टू रिट्रीव फाइल, हाउ टू वैलिडेटिंग सक्सेसफुल अपलोड फाइल, और फाइल की पाथ, उसका पाथ, उसकी एक्सटेंशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर दूसरे जो कुछ और फाइल्स के मेथड्स हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो रिसोर्सेज के कंट्रोलर के साथ व्यू क्रिएट किया था पोस्ट के फोल्डर के अंदर, उसमें हम यहाँ create.blade.php के अंदर एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करेंगे फाइल के लिए। इसको लेबल देंगे कि अपलोड सिलेक्ट एन इमेज, और फिर हम यहाँ पर इसको इनपुट टाइप देंगे फाइल की, इनपुट फाइल, और इसको नेम देंगे हम फ़ोटो का। और इसके अलावा यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। 2 BR टैग लगा देते हैं। ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट की, उसके बाद हमने फ़ाइल इनपुट क्रिएट की। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्म के टैग के अंदर ENC टाइप जो है वो हमें डिक्लेयर करना होती है अगर हम फाइल को अपलोड करना चाह रहे हैं। इन ENC टाइप या इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, ये हमें साथ लाजमी मेंशन करना होता है। ये हमने मेंशन कर दिया। अब हमारा जो फॉर्म है ये वाला, ये इस काबिल हो गया है कि ये अब फाइल्स को अपलोड कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट एन इमेज आ गया लिखा हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, जो हमने रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया था पोस्ट कंट्रोलर के नाम से, उसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास स्टोर का मेथड है, यहाँ पर मैं बजाय इसके अब रिक्वेस्ट के साथ ना इनपुट यूज़ करूँगा ना क्यूरी, बल्कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट के साथ फाइल को। ये फ़ाइल का जो मेथड है ये बेसिकली किसी भी रिक्वेस्ट $_ जो फाइल वाला PHP का मेथड है उसको कॉल करता है, और यहाँ पर हम उसका नेम देंगे। तो मैंने उसका नेम दिया था, इनपुट फाइल टाइप का नेम दिया था फ़ोटो। तो यहाँ पर हमने उसको नेम दे दिया। अब मैंने सिर्फ इतना लिखा। लिखने के बाद मैं इस चूज़ इमेज करता हूँ और कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसका पाथ मिल जाएगा पूरा इस इमेज का जो हम अभी अपलोड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली टेम्परेरी फोल्डर के अंदर इस फोल्डर को फाइल को सेव करता है। इसको इस जो टेम्परेरी फोल्डर के अंदर ये जो फाइल आई है, इसको अब हम स्टोर करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं कहीं पर अपने कंप्यूटर के अंदर। इसके जो लोकेशन होती है वो हमारी जो कॉन्फ़िग का फोल्डर होता है उसके अंदर फाइल systems.php की फ़ाइल है, इसके अंदर डिफ़ाइन है कि जो हमारे पास इमेज अपलोड होता है वो कहाँ पर सेव हो और कैसे सेव हो। तो यहाँ पर जो अगर आप डिफ़ॉल्ट देखें तो ये है फाइल सिस्टम ड्राइवर डिफ़ॉल्ट। ये जो है ये लोकल के मतलब जो एरे है उसके अंदर सेव होगा, और लोकल हमारे पास यहाँ पर डिस्क के अंदर एक एरे है उसके अंदर डिफ़ाइन होता है। ये यहाँ पर लोकल डिफ़ाइन है, और इसका मतलब है कि ये लोकल ड्राइवर यूज़ करेगा, और इसके जो स्टोरेज पाथ होगा वो ऐप का फोल्डर होगा। अब जो स्टोरेज पाथ का मेथड है ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टोरेज फोल्डर के अंदर जाता है, और यहाँ पर अब ऐप लिखा हुआ है तो ऐप के अंदर यहाँ पर मैं इन फोल्डर्स को रिमूव करता हूँ तो मेक इट क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐप का फोल्डर, ऐप के फोल्डर के अंदर पब्लिक का फोल्डर, तो उसके अलावा यहाँ पर फ्रेमवर्क, उसके अलावा यहाँ पर लॉग्स का फोल्डर मिलेगा। ऐप के अंदर यहाँ पर ये सेव करता है अगर आप इसको डिफ़ाइन नहीं करते कि कहाँ पर आपने स्टोर करना है। उसके बाद अगर आप उसको पब्लिक का पास करते हैं आर्गुमेंट, तो वो फिर पब्लिक लोकेशन पर उसको सेव करेगा।
अगर आप S3 का लोकेशन S3 की देते हैं तो ये क्लाउड पर जाके AWS क्लाउड में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। आपके पास उसका की होनी चाहिए, सीक्रेट की, रीजन और बकेट का, और उसके बाद AWS का URL होना चाहिए, तो आप उस पर इसको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा लोकल में और पब्लिक में कैसे सेव करते हैं। सो यहाँ पर हम वापस आएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, तो ये हमारे पास फाइल आ गई फ़ोटो वाली। तो अब इसको हमने सेव करना है। सो इसको सेव करने का तरीका ये है कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल, उसके बाद हम इसके बाद फ़ोटो लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे स्टोर का मेथड। अब ये जो स्टोर का मेथड है ये एक्सेप्ट करता है सबसे पहले फ़ोल्डर नेम कि कहाँ पर आपने इसको सेव करना है। अगर आप यहाँ पर कोई नहीं देते कि कहाँ पर हमने इसको सेव करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कि कहाँ पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाले फ़ोल्डर में, और इसको ऐप के अंदर सेव कर देगा, स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर इसको सेव कर देगा। तो मैं इसको इसी तरीके से सेव करता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं इसको स्टोर कर दिया, सिंपली लिख दिया। और यहाँ पर अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो कंटिन्यू करूँगा। सो यहाँ पर उसने कहा कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन स्टोर, 0 पास, तो एटलीस्ट 1 एक्सपेक्टेड। तो वो कह रहा है कि इस स्टोर मेथड को एटलीस्ट आपने एक आर्ग्यूमेंट लाजमी देना है और आपने इसको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। और अगर हम यहाँ पर देखें इसके अंदर अपलोडेड फाइल, सॉरी ये अपलोडेड फाइल नहीं ओपन हुआ, यहाँ पर अपलोडेड फाइल के अंदर हमें इसका पाथ देना है और ऑप्शंस देने हैं। ठीक हो गया। सो पाथ हम कहाँ पर इसको देना चाह रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूँ कि इमेजेस के फ़ोल्डर में। सो मैं सिर्फ इमेजेस का फ़ोल्डर दे दिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ऑप्शंस हैं, वो आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इमेजेस लिखा, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पर वो कह रहा है अनडिफाइंड, तो चलिए ये तो है डाटा अनडिफाइन है, वो इट्स ओके। हमने जो चीज़ चेक करनी थी वो ये है कि उसने इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर उस फाइल को ये देखिए सेव कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल थी, रिक्वेस्टेड फाइल थी, वो सक्सेसफुली हमारी लोकेशन इमेजेस के अंदर, ऐप के अंदर, इमेजेस के अंदर सेव हो चुकी है। अब अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं कि आपको इसको डिफरेंट लोकेशन पर सेव करना है, तो आप इसको सेकंड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम वापस डॉक्यूमेंटेशन में आएँ, तो यहाँ पर हमारे पास स्टोर के बाद इमेजेस का फ़ोल्डर, उसके बाद S3 का फ़ोल्डर यहाँ पर उसने दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पर देता हूँ पब्लिक। अब मैंने उसे बताया कि जो इमेज आपने इमेजेस का फ़ोल्डर जो क्रिएट करना है, वो आपने क्रिएट करना है स्टोरेज के अंदर, पब्लिक के अंदर, और यहाँ पर आपने इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर ये जो फ़ोटो वाली फ़ाइल है इसको सेव करना है। ठीक हो गया। सो अब मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ और वापस आता हूँ यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है और सेम वही फ़ाइल यहाँ पर भी अपलोड हो चुकी है। सो इस तरीके से हमारे पास स्टोर का मेथड है, जिसको हम दो किस्म के आर्गूमेंट दे सकते हैं। एक सिंपल फ़ोल्डर नेम जहाँ पर हमने सेव करना है और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के फ़ोल्डर में जाएगा, स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर। और अगर यहाँ पर जो भी हम फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे तो वो ऐप के अंदर वो फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर हम सेकंड पैरामीटर देते हैं डिफ़ॉल्ट, पब्लिक या S3, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उस लोकेशन पर जाकर फिर सेव हो जाएगा। पब्लिक की सूरत में ये सेव होगा स्टोरेज के अंदर, पब्लिक के अंदर, और इमेजेस के फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर सेव हो जाएगा। ये तरीका है स्टोर का। इसके अलावा ये हमें जो लारावेल की रिक्वेस्ट फाइल है, ये हमें एक और मेथड प्रोवाइड करती है, वो है स्टोर एज। स्टोर एज और स्टोर में डिफरेंस ये है कि स्टोर एज के साथ आप एक तीसरा आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, जिसमें हम इस फाइल का जो अपलोड करना चाह रहे हैं इसको एक नाम दे सकते हैं। अब सपोज़ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं स्टोर एज। अब मैं अगर स्टोर एज को देखूँ तो ये भी एक अपलोडेड फाइल का फंक्शन है। सो इसको सबसे पहले चीज़ देनी है पाथ, और दूसरा उसके बाद नेम, और फिर उसके बाद ऑप्शंस। तो इसके दो आर्ग्यूमेंट मस्ट हैं। पहला आर्गूमेंट फोल्डर नेम, दूसरा आर्गूमेंट फाइल नेम। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ logo.jpg, और तीसरा आर्गूमेंट कहाँ पर आपने सेव करना है। सो अब मैंने इसको logo.jpg नेम दे दिया, और अब ये जब फाइल सेव होगी, जब मैं इसको रीलोड करूँगा, कंटिन्यू किया, तो अब मैं जब वापस आऊँगा अपने फ़ोल्डर के अंदर, तो आप देख सकते हैं पब्लिक के अंदर इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर logo.jpg फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसको मैं दोबारा अगर रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें नई फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई, बल्कि logo.jpg फाइल ही है।
तो इसका फ़ायदा हमें क्या है, वो फ़ायदा हमें ये है, मैं यहाँ पर इसको दोबारा ओपन करता हूँ। अब मैं डिफरेंट फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड न्यू पोस्ट कर देता हूँ। सो अब अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, तो अभी भी आप देखेंगे कि हमारी जो फ़ाइल है वो logo.jpg के नाम से ही सेव है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोर और स्टोर एज़ को हमने कहाँ पर यूज़ करना है। तो जहन में रखिए कि अगर आप स्पेसिफ़िक नाम देना चाह रहे हैं तो आप स्टोर एज़ यूज़ करेंगे। अगर आप सिस्टम जनरेटेड नाम देना चाह रहे हैं, जो टेम्प फाइल क्रिएट होती है वही नाम देना चाह रहे हो, या जो फ़ाइल का ओरिजिनल नेम है, जैसे ये इसका ओरिजिनल नेम है, तो यही नेम अगर देना चाह रहे हो तो आप स्टोर मेथड को यूज़ करो। अब स्टोर एज़ को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने एक ही फ़ाइल अलाउ करनी हो यूज़र को। मतलब जैसे मैंने अपलोड करना है प्रोफाइल का इमेज, तो डेफिनेटली मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र जितनी दफ़ा भी इमेज अपलोड, कोई भी इमेज अपलोड करे, तो वो logo.jpg के साथ उसकी प्रोफाइल वाले फ़ोल्डर में सेव हो जाए, ताकि कल को अगर हम स्टोर मेथड यूज़ करेंगे तो लोगो वो बात जितनी दफ़ा फाइल्स अपलोड करेगा एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज ज़्यादा होंगे। तो ऐसी सूरत में हम जो है वो यूज़ करेंगे स्टोर मेथड को, स्टोर एज मेथड को, और उसको logo.jpg दे देंगे। तो इससे ये क्या होगा कि हर यूज़र के अपने प्रोफाइल का एक फ़ोल्डर हम क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर के अंदर जैसे ये इमेजेस है, इमेजेस के साथ हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं उस यूज़र की आईडी को, या प्रोफाइल अंडरस्कोर, और यहाँ पर डॉट दे सकते हैं और यूज़र नेम दे सकते हैं, जो भी हम यूज़र नेम देना चाहें। जैसे मैं 1 दे देता हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने इसको प्रोफाइल 1 दे दिया। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर हम इसको नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट करके उस रैंडम नंबर को ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको डबल कोट्स लिख देता हूँ ताकि हम यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकें, या फिर हम यहाँ पर एक लोकेशन का वेरिएबल ले लेते हैं, फोल्डर का नेम ले लेते हैं। सो फोल्डर इज़ इक्वल टू प्रोफाइल अंडरस्कोर, और यहाँ पर अब आप जो भी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसको printf यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ %s, 1। सो ये हमने printf जो है ये एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसको सेव कर लेगा और फिर इसको फोल्डर के इसमें सेव कर देगा। तो यहाँ पर मैं अब $फोल्डर लिख देता हूँ, $फोल्डर लिखूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से। सो यहाँ पर अब हमारा जो है प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है फ़ोल्डर से। तो इसने यहाँ पर देखिए प्रोफाइल 1 के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया, और उसके अंदर हमारे पास उस यूज़र की वैल्यू आ गई है। सो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप इस logo.jpg को जो आपने नाम दिया है फाइल नेम इसी तरीके से, और यहाँ पर आप इमेजेस ही दे सकते हैं, और यहाँ लोगो की जगह पे आप यहाँ पर आप .jpg दे सकते हैं, और इसको कर देते हैं हम लोगो। सो लोगो अंडरस्कोर और %s.jpg, और उसमें हम 1 पास कर देंगे, जो भी यूज़र की करंट लॉग्ड इन यूज़र की आईडी होगी जो अपनी फ़ाइल को अपलोड कर रहा है। तो यहाँ पर हम उसको फ़ाइल नेम दे देते हैं, और ये यहाँ पर सिंगल कोट, और यहाँ पर आई थिंक फाइल नेम। सो ये मैंने इसको इस तरीके से सेव कर दिया। अब ये अगेन इमेजेस के फोल्डर में सेव होगा विद लोगो अंडरस्कोर उस यूज़र की आईडी या यूज़र का नेम जो भी आप रखना चाहें। मैं इसको रीलोड करता हूँ, ओके किया। सो अब यहाँ पर आप वापस आते हैं, तो यहाँ पर आप देखें इमेजेस के फोल्डर के अंदर logo_1.jpg के नाम से ये सेव हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर इसका एक और हमारे पास strrand, आई थिंक strrand का फंक्शन है या rand int का फंक्शन है, इस तरीके का PHP के अंदर हमारे पास एक फंक्शन भी है। मैं यहाँ पर random int in PHP यहाँ पर लिखता हूँ। सो random int ये हमारे पास है मैनुअल इसका random int जनरेट करने का। सो random int जनरेट क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम इंटीजर्स, ठीक हो गया। सो ये PHP 7 के अंदर मेथड फंक्शन मौजूद है। सो मैं इसको random int कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें रेंज देनी होती है, किस रेंज में आपने इसको लेना है नंबर को। सो 1 से लेकर मैं इस रेंज को 1000 दे देता हूँ।
सो कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 1000 तक। सो मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर लोगो अंडरस्कोर 104 के नाम से फाइल सेव हो गई है। मैं रीलोड करूँगा दोबारा से, तो यहाँ पर अब आप देखें लोगो अंडरस्कोर 729 के नाम से सेव हो चुकी है। सो इस तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं लारावल के जो स्टोर और स्टोर एज मेथड को। तो इसके अलावा यहाँ पर इज़ वैलिड का हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पर हम बेसिक्स में आते हैं और रिक्वेस्ट में आते हैं और फाइल सेक्शन में आते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए हैज़ फाइल के उसके अंदर फ़ाइल मौजूद है या नहीं है, टू डिटरमिन इफ़ अ फाइल इज़ प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट यूजिंग हैज़ फाइल। मतलब आपने फ़ाइल अगर सपोज़ किया मैंने इसमें फ़ाइल का ये चेक नहीं लगाया और मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कह रहा है कॉल टू अ मेंबर फंक्शन स्टोर एज ऑन नल। तो इट मीन्स कि ये काम अब रिक्वेस्ट वाला ये वाला जो काम है ये हमें एरर दे रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फाइल फ़ोटो, तो उसके बाद इसको वो सेव करे। सो यही चीज़ उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, हैज़ फाइल और फ़ोटो। सो हैज़ फाइल फ़ोटो, फिर उसके बाद अब अगर मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो अब हमारा एरर स्टोर एज वाला एरर नहीं आएगा, ये कॉम्पैक्ट अनडिफाइंड डाटा दे रहा है। सो ये बेसिकली डाटा का मैं इसको डाटा इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे दे देता हूँ इसको, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनडिफाइंड, अब ये व्यू में दे रहा है कि यहाँ पर इस एरे में वैल्यू नहीं मैंने पास की हुई, तो है लीव दिस वन। सो जो रिक्वेस्ट के फाइल के मेथड थे वो मैंने अभी एक्सप्लेन करने थे और वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। सो इफ़ रिक्वेस्ट फाइल फोटो इज़ वैलिड, सो इन एडिशन टू चेकिंग इफ द फाइल इज़ प्रेजेंट यू मे वेरीफाई दैट देयर वर नो प्रॉब्लम अपलोडिंग द फाइल बाय द इज़ वैलिड मेथड। अब सम टाइम क्या होता है कि आपने S3 सर्वर पे फाइल सपोज अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोड नहीं होती किसी वजह से, और रिक्वेस्ट डिनाई हो जाती है या कुछ भी होता है, तो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं कि इज़ वैलिड है। सो उसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी स्टोरिंग अपलोडेड फाइल को हमने देख लिया, स्टोर को, स्टोर एज को। फिर इसके अलावा कन्फिगरिंग ट्रस्टेड प्रॉक्सीज़, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसलिए है कि सम टाइम आप जो है वो अलाउ नहीं करते, लारावल की एप्लीकेशन को हर जगह से आप अलाउ नहीं करते कि वहाँ से वो फाइल्स अपलोड करें। तो इसके लिए लारावल के अंदर जो हमारे पास एक मिडलवेयर है ट्रस्टेड प्रॉक्सी के नाम से, उसके अंदर आप IPs डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप यहाँ से ही सिर्फ वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सो इट मीन्स इसके अलावा अगर आप किसी सर्वर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये चीज़ आप करना चाहें तो इसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फाइल्स का रिक्वेस्ट कि किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी और हम आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली उसमें हम फाइल्स को अपलोड करेंगे। तो रिक्वेस्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था वो था रिस्पॉन्स। तो ऑलरेडी हमने देखा था लारावल के अंदर कि हम सिंपली रिटर्न व्यू के थ्रू एक रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। फिर हमने सिंपल एक रिटर्न किया था फाइल को, फाइल नेम को। यहाँ पर ये देखिए रिटर्न डाटा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीखा था जैसे डाई एंड डंप कर सकते हैं। सो हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के, रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करने के, जिसमें अगर हम यहाँ पर कोई रिकॉर्ड जैसे हमारे पास ये डाटा है, इसमें मैं नेम दे देता हूँ। सो ये डाटा जब मैं रिटर्न करूँगा तो लारावल क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली अगर एरे में डाटा हो या ऑब्जेक्ट में डाटा हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। सो ये डाटा जो है, ये रिक्वेस्ट जो है जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें और इसकी हेडर की इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो यहाँ पर नेटवर्क टैब में आते हैं, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं और यहाँ पर जब ये रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ पोस्ट पे। सो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो इसकी हेडर की इंफॉर्मेशन होगी, सो कैशे नो कैशे और कंटेंट टाइप gzip है और एप्लीकेशन, ये देखिए कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /जेसन आपको यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा होगा। सो इसमें रिक्वेस्ट जो है वो application.json फॉर्मेट में आई है। लेकिन अगर आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड करना चाहें तो आप क्या करेंगे? सो इसके लिए लारावल हमें प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से क्लास प्रोवाइड करता है, और इसका एक फसाड हमें मिलता है। तो जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं नॉर्मली रिक्वेस्ट को, उसी तरीके से हम रिस्पॉन्स को भी यूज़ कर सकते हैं।
पहली दो जो एग्जांपल्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं इसमें लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में, वो यही है कि आप सिंपल स्ट्रिंग को जब रिटर्न करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, अगर मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ तो ये जो रिटर्न होगा ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में रिटर्न होगा, ये जेसन में फॉर्मेट में रिटर्न नहीं होगा। ऑटोमेटिकली लारावेल इसको हेडर को चेंज कर देता है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब दोबारा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कंटेंट टाइप जो है वो टेक्स्ट HTML है और कैरेक्टर सेट UTF-8 है। ये किस सूरत में होता है कि जब आप जो है वो स्ट्रिंग को सेंड करते हैं, लेकिन अगर आप एरे को सेंड करेंगे, जैसे ये डाटा एरे है, इसको सेंड करेंगे तो डेफिनेटली ये इसको एक रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि जेसन रिस्पॉन्स होता है। अब जो हमारे पास व्यू है वो भी बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। ये जो व्यू का मेथड है ये भी हमें जो टेम्पलेट्स है उसी तरीके से उसको लोड करके एज एन HTML जो है वो पार्स करके कंपाइल करके उसको यहाँ पर व्यू में ले आता है। तो ये हमारे पास अब देखिए ये जेसन फॉर्मेट में हमारे पास कंटेंट टाइप इसकी एप्लीकेशन स्लैश जेसन आ गया। अब आप इसको अगर कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जिसमें हम रिस्पॉन्स के साथ हेडर्स को अटैच करके प्रॉपर हेडर्स को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। अब जैसे हमने स्ट्रिंग सेंड किया था तो ये स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट स्लैश HTML हुआ था, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्स को यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स क्लास को यूज़ फसाड को यूज़ करते हैं, ये फंक्शन है बेसिकली। सो 200 हम सेंड करते हैं हेलो वर्ल्ड कामा 200 और इसके साथ हेडर क्या लिखा हुआ इसने हेडर, और यहाँ पर हम कंटेंट टाइप इसकी डिफ़ाइन कर देते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इस तरीके से यहाँ पर उसने कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेक्स्ट स्लैश HTML होती है जब आप टेक्स्ट सेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश प्लेन कर देता हूँ। सो ये टेक्स्ट अब प्लेन फॉर्मेट में सेंड होगा। सो यहाँ पर मैं अब इसको रीलोड करता हूँ दोबारा प्रोजेक्ट को, तो आप देखेंगे कि अब जो हमारा जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा वो जो है ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है ये टेक्स्ट स्लैश प्लेन इसका कंटेंट टाइप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये टेक्स्ट स्लैश प्लेन है। सो इसी तरीके से इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर H2 लिखता हूँ, एक HTML का टैग दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब अगर ये टेक्स्ट स्लैश HTML फॉर्मेट में होगा तो ये H2 रेंडर होगा, लेकिन अगर ये टेक्स्ट स्लैश प्लेन वाले फॉर्मेट में होगा तो ये जो टेक्स्ट है ये इसी तरीके से देखें यहाँ पर H2 टैग आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये फ़ायदा होता है हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का, इसकी मदद से हम टेक्स्ट को प्रॉपरली इनकोड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से टेक्स्ट स्लैश प्लेन अगर ये टेक्स्ट स्लैश HTML होता तो आपने अब देखेंगे कि अब ये H2 जो टैग्स हैं ये रेंडर हो जाएंगे। देखा अब ये हमारे पास H2 रेंडर हो गया आया क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट स्लैश HTML दिया। इसी तरीके से हम इसको एप्लीकेशन स्लैश जेसन भी दे सकते हैं। अब मैंने एप्लीकेशन स्लैश जेसन दिया तो ये जेसन में इसको इनकोड करके हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो ये अब हमारे पास जेसन फॉर्मेट में इसने कंटेंट टाइप जो है वो सेंड किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिखा हुआ है। हालांकि ये टेक्स्ट में ही नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि ये है ही स्ट्रिंग है तो इसलिए ये H2 उसी तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा है और साथ में उसका मैसेज है। तो ये हमारे पास बेसिकली रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हेडर वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन वगैरह भी अगर आप रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसमें मल्टीपल विद हेडर्स के साथ यहाँ पर मल्टीपल हेडर्स ये देख सकते हैं आप यहाँ पर विद हेडर्स और यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एरे आप फिर सेंड करेंगे और यहाँ पर जो भी आप कंटेंट टाइप और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटेंट टाइप और उसके बाद इज इन फॉर्मेट ऑफ इंडेक्स एसोसिएटिव एरे और यहाँ पर आप इसको दे दें टेक्स्ट स्लैश HTML। फिर इसके अलावा
ऑथेंटिकेशन, जो भी इसके हेडर्स होते हैं, ऑथ के हेडर्स होते हैं, या जो भी जिस किस्म के भी हेडर्स होते हैं, वो तमाम के तमाम हेडर्स की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। स्पेशली ये API जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम रिस्पॉन्स को जब हेडर के थ्रू सेंड करते हैं तो इस मेथड को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, ताकि जब उसको इनकोड किया जाए, डिकोड किया जाए क्लाइंट एप्लीकेशन पे, तो वो प्रॉपरली काम करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिस्पॉन्स उसको टेक्स्ट में दे रहे हैं लेकिन उसको रिस्पॉन्स जेसन में चाहिए इस एप्लीकेशन को, ताकि वो उसको कर सके, मैनिपुलेट कर सके, तो फिर आपको उसको कंटेंट टाइप जो है वो application/json यहाँ पर मेंशन करना होगा। सो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं यूजिंग रिस्पॉन्स। तो इसके अलावा इसके मिडलवेयर भी है, तो मिडलवेयर पे भी हम पहुँचे नहीं हैं, तो वो जब हम देखेंगे वो हम उस मिडलवेयर को कैसे लेते हैं, तो फिर हम उसको भी इसमें डिटेक्ट करेंगे। इस तरह कुकीज़ हैं, सेशंस वगैरह हैं, उसके बाद इंक्रिप्शन है, उसको हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि रिटर्न रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी दूसरे URL पे अगर रिटर्न करना चाह रहे हैं रिस्पांस को, अगर वो प्रॉपर, जैसे अगर एक रिस्पांस आया, एक रिक्वेस्ट आई है यूज़र नेम की, हमने चेक किया वो एक एडमिन है, तो हम उसको एडमिन डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देंगे। अगर वो एक नॉर्मल यूज़र है, उसकी जो रोल है, तो हम उसको उसके नॉर्मल डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। सो इस रिटर्न रीडायरेक्ट की मदद से हम ये सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर हम तमाम काम किसी कंट्रोलर के थ्रू पास करने के बाद उसको वापस उसी रोड पे सेंड करना चाह रहे हैं जहाँ से वो आया था, मतलब क्रिएट वाले मेथड पे ही इसको वापस सेंड करना चाह रहे हैं स्टोर करने के बाद, जैसे हमने यहाँ पर रिटर्न व्यू की जगह पे हम लिख देते हैं रिटर्न बैक विद इनपुट, कि जो भी इनपुट आए हैं उसके साथ इसको रिटर्न बैक कर दो। इसका मतलब है कि स्टोर पे काम करने के बाद ये वापस क्रिएट पर चला जाएगा। ये देखिए, मैं आता हूँ /create पे, और यहाँ पर मैं अगर कुछ वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, तो ये पोस्ट जब क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली, तो ये वापस जो है मुझे रिटर्न करेगा। ओ सॉरी, मैंने रिटर्न लगाया हुआ है यहाँ पर, तो जिस वजह से ये वापस उसने, चलिए मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ। ये एक्चुअली मैंने वो रिटर्न को कमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो वापस जो है वो उधर ही आ गया, मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड वाला। तो अब मैं इसमें वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। सो जैसे ही पोस्ट क्रिएट हुई वो वापस यहाँ पर आ गया, और जब वो वापस रिटर्न होता है तो यहाँ पर हमने, अगर आपने देखा हो कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ ओल्ड टाइटल ओल्ड कंटेंट, तो इसको चाहिए कि वो इस ओल्ड टाइटल और कंटेंट को यहाँ पर शो करे, तो ये शो नहीं कर रहा। तो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। सो कंट्रोलर को हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैंने रिक्वेस्ट फ्लैश लगाया हुआ है, तो ये रिक्वेस्ट फ्लैश क्या करता है, उस मैसेज को ख़त्म कर देता है जो लास्ट फ्लैश मैसेज आता है। सो इस वजह से वो इसको डिस्प्ले नहीं किया उसने यहाँ पर। तो अब मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया क्रिएट से। अब इसको दोबारा रीलोड करता हूँ और फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ दोबारा से। सो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ जो हैं वही वैल्यूज़ रिटेन रही। किसकी वजह से? रिटर्न बैक विद इनपुट। और अगर हम यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और नेटवर्क टैब में जाके इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ एंटर करता हूँ और ऐड न्यू करता हूँ। सो यहाँ पर जब हम क्रिएट को वापस इसने रिटर्न किया, तो इसने इसको ये वाला जो पोस्ट वाला जो डाटा था, जो इसने यहाँ पर ये देखिए कंटेंट टाइटल, ये वापस उसने इस रिस्पांस एज अ रिस्पांस उसने वापस उसको सेंड किया जो हमने एक्सेस किया इसके अंदर यहाँ पर। अब ये जो डाटा ये सेशन के थ्रू आ रहा है, फ्लैश सेशन के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन इसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ओल्ड मेथड। ओल्ड का जो मेथड है, जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी देखा था जब हमने फ्लैश किया था रिक्वेस्ट को। सो उसी वजह से ये अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको बैक इन विद इनपुट किया था तो इसने इनपुट शो नहीं की थी। इसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट फ्लैश लगाया हुआ था। सो इस तरीके से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पर। इसके अलावा रीडायरेक्ट कर सकते हैं नेम्ड राउट पर। सो नेम राउट अभी हमने नहीं देखा क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, तो लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने रिटर्न रीडायरेक्ट राउट लॉगिन किया। सो ये लॉगिन का एक राउट है जिसका नाम लॉगिन है, तो उस पर उसने इसको रीडायरेक्ट किया है।
इसी तरीके से आप विद पैरामीटर भी इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप राउट पे भी यूज़र को भी पास कर सकते हैं, प्रोफाइल और पूरी यूज़र का एरे पास कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर रीडायरेक्ट कंट्रोलर एक्शन पे भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्रोलर और उसके एक्शन पर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, सो रीडायरेक्ट एक्शन का मेथड हमारे पास मौजूद है, हम उस पर इसको वापस रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप इसको देखना चाहें इसको एक्सप्लोर कीजिए, इसको स्टडी कीजिए और मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिस्पांस का वीडियो ट्यूटोरियल और इसके अलावा रिक्वेस्ट का वीडियो ट्यूटोरियल। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।